हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। अब बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे डाइपोल गिवन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है हमारा डाइपोल, यानी एक तरफ है आपके पास में माइनस क्यू चार्ज और दूसरी तरफ है आपके पास में प्लस क्यू चार्ज। अब एक्सियल लाइन क्या थी? एक्सियल लाइन वाज द लाइन विच वर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस। ओके, सो ये जो लाइन है ये आपकी क्या थी? एक्सियल लाइन थी। पर आज जो आपको पढ़ना है वो है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन होती है बच्चों जो इसके सेंटर से पास कर रही हो और उसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाती है बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ये हमें आज स्टडी करना है। तो दोनों केसेस आपको समझ आ गए। एक्सियल लाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज जो हमें देखना है वो है कि ये इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण। तो चलिए स्टडी करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपके पास में गिवन है। इस डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम समझ लेते हैं तो हमारा हाफ ऑफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वन, हम लोग जीत जाते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान से डायग्राम को समझें। तो देखिए, इधर ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये आपकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की। ओके, अब आपको देखना है कि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है। इक्वेटोरियल लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रही हो और ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही हो। इस पर एक पॉइंट गिवन है P पॉइंट। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस से कि यहाँ हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो वो इस प्लस जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल। तो जब ये रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो ये तो हो गई हमारी दो डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमको देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P which is on the equatorial line of the electric dipole। तो of course उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हमने एक डायगोनल बनाया, तो उसके लिए एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम आप लोग इस तरीके से बना सकते हो और ये जो डायगोनल है ये जाकर के यहाँ मीट करेगी। तो हमने ये देखा कि ये जो डायगोनल है ये डायगोनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बताती है। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई। अब ये डायरेक्शन किस तरफ है? ये इस तरफ है। हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था? इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? -P डायरेक्शन है। ये बात आपको समझ आ गई? ओके, इसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ आपको समझनी है। लेट अस से कि ये जो पॉइंट P है ये किसी एंगल थीटा के ऊपर है फ्रॉम माइनस क्यू। इसी तरीके से इसके एग्जैक्ट एक सेंटर पर है, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा जो प्लस क्यू से बनाएगा वो भी कितना होगा? थीटा। तो दोनों एंगल हमारे पास में थीटा आ जाते हैं। ऑल राइट। सेकेंडली, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है A।
इसी तरीके से इस जगह से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस है वो भी है ए। अब व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर, ये हमने आर लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल वाले केस में भी हमने यही देखा था कि पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने कहाँ से ली थी, आर क्या था, आर वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसी तरीके से सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हमने आर लिए यहाँ पर भी। ओके, अब ये है हमारा ए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम पड़ जाता है कि ये होगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी तरीके से ए पी ये भी कितना होगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो अभी हमने ये देख लिया कि बी पी और ए पी दोनों वैल्यू कितनी आएगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए पी क्या है, ए पी इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए। बी पी क्या है, बी पी इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट पी। ऑलराइट, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू के केस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट आपको जो बात याद रखनी है कि ये दोनों ही इक्वल हैं, इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, दोनों अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये इसके इक्वल है। ओके, नेक्स्ट इस डायग्राम में जो आपको समझना है वो ये है कि व्हाट इज़ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आगे यूज़ होगा इसलिए मैं अभी से फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है आपका ए, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई ए अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सारी डिटेल आपको अगर डायग्राम में समझ आ गई, तो अब मुझे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। तो इसी को बेस बनाते हुए डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम। ओके, सो इक्वेटोरियल लाइन आपको समझ आई गई है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इट इज़ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू वेयर, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, पर ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही हो वो हमारी इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इक्वेटोरियल लाइन की। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, तो कितना होगा, डायग्राम में हम देख लेते हैं एक बार वापस। ओके, सो ये फाइंड आउट करना है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इस पॉइंट पे कितना होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे मालूम पड़ता है, के टाइम्स द चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस क्या है, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ए पी का होल स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या है, पी से ए की तरफ, सो अलॉन्ग पी ए। ठीक है, ये किस लिए है, ये माइनस क्यू का बताया मैंने आपको। सिमिलरली प्लस क्यू के कारण कितना होगा, तो प्लस क्यू के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस क्यू के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के टाइम्स क्यू अपॉन बी से पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, बी पी स्क्वायर। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है बी से पी की तरफ चल रहा है ना, जैसे ये पी ए डायरेक्ट अलॉन्ग पी ए था, अलॉन्ग पी ए मतलब पी से ए की तरफ, अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से पी की तरफ, तो अलॉन्ग बी पी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। तो यही चीज़ यहाँ गिवन है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज़ गिवन बाय दिस एंड ड्यू टू प्लस क्यू इज़ गिवन बाय दिस। अब बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, अभी हमने देखा था कि ये थी मेरा प्लस क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू, यही था। अब इनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही मेरे ई इक्वेटोरियल है। ये इक्वेटोरियल, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं याद करता हूँ क्लास 11th को। क्लास 11th में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था,
कोई दो वेक्टर है P और Q, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ कॉस थीटा, यही फार्मूला था। तो इसी के बेसिस पर आप ये देख सकते हैं P की जगह पे मैंने क्या रखा, माइनस Q, ठीक है, ये रहा। Q की जगह पे क्या रखोगे, प्लस Q, P इंटू Q, सो E माइनस Q, E प्लस Q, और कॉस थीटा। अब ये देखो, ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ था ना, इसमें ये थीटा है और ये थीटा है, तो एंगल थीटा ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन पैरेलल है, और ये भी क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये भी थीटा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल हुआ, इन दोनों का सम वो होता है 2 थीटा। तो ये बात आपको याद करनी है। तो इसीलिए ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 2 थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच में जो हमारा एंगल है वो है 2 टाइम्स ऑफ थीटा। सो कॉस थीटा की जगह पे आपने लिखा है कॉस 2 थीटा। इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो E माइनस क्यू का अभी मैग्नीट्यूड हमने देखा था, मैग्नीट्यूड लेना है खाली के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, तो ये के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, और ये ई माइनस क्यू के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर एंड के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस 2 थीटा। ओके, तो अभी आप ये देख रहे हैं, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बात याद रखनी है, वो ये है कि ये जो ए पी है और ये जो बी पी है, दोनों की वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। तो जब ए पी और बी पी दोनों सेम है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये भी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या वापस बन जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये टर्म जो है मेरी रिपीट हो रही है, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ। तो स्लाइड के आगे बढ़ेंगे तो हम वो देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा, ये हमने बाहर ले लिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, अंडर द रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं, बायो वाले बच्चे जिनको नहीं पता उनको ये फॉर्मूला याद करना है। कॉस 2 थीटा इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑलराइट, सो when you are going to put this 2 times of cos square theta minus 1 in the place of cos 2 theta, फिर ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4, और ये 2 और ये 2 माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। समझ आया? तो 4 cos स्क्वायर थीटा का मतलब है 2 टाइम्स, पीछे क्या बचेगा, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास में बचता है 2 टाइम्स cos थीटा। ओके, तो वही यहाँ लिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ओके, सो अब यहाँ आप देखें कॉस थीटा, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी, ए अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में किया था, जी हाँ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ए अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एनीवे, तो वापस हम देखें तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ए अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करी, तो ये अंडर रूट है और यहाँ है पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 पावर कितनी हो गई, 3/2। तो फाइनली आपकी पावर कितनी हो जाती है, 3/2। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 2a मल्टीप्लाइड विद q हमारा होता है डाइपोल मोमेंट, सो इसकी जगह पे मैंने रख दिया P। तो फाइनली मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में आ गया दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस इज गिवन बाय K टाइम्स P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस टू 3/2, जहाँ P की वैल्यू क्या है, P इज इक्वल टू Q टाइम्स 2a।
चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ें। अब हमारे पास में हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारा मैग्नीट्यूड था। ओके, सो के की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 1/4π और इस तरीके से मेरे पास में टर्म आ जाती है, इट इज़ 1/4π P/r² + a² 3/2 अलॉन्ग OA। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये दो रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन थी ये, और हमारे पास में जो डाइपोल थे उसमें जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ था, -q से +q की डायरेक्शन में था। तो ये मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हो, इसके अपोजिट है। तो ये कितने कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, -p की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यही कारण है बच्चों कि यहाँ हमने अलॉन्ग OA को लिखा है -p। -p क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि वहाँ हमने देखा था एक्सियल पॉइंट पे इट एक्ट्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ p, यही था। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ कैसी आई थी, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द, इस पॉइंट P पर इट केम आउट टू बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। पर इक्वेटोरियल केस में इट इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट वेक्टर। तो ये -p की डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आना चाहिए। तो ये आपके पास में आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो केस स्टडी करते हैं इसकी। तो उसके लिए आप बच्चों देखो कि जब r की वैल्यू, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, जब हमारी r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट P है ये है r और ये है a। ये जो पॉइंट P है ये बहुत ज़्यादा दूर है एज़ कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये जो डाइपोल की लेंथ का मतलब क्या है, ये टोटल 2a है, तो इसका हाफ होगा a। तो ये जो a है इसके मुकाबले r की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो, यानी r इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, उस केस में क्या होगा। तो हमारे पास में ये रिजल्ट है ना, r की वैल्यू क्योंकि a से बहुत ज़्यादा है तो हम r² + a² को ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं, किसके, r² के। तो हमने इसको ऑलमोस्ट r² के इक्वल ले लिया। तो इस जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास में आता है, इसकी जगह पे अब मैं खाली r² ले रहा हूँ और उसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2। तो 3/2 का मतलब है पावर कैंसिल, फाइनली मेरे पास क्या आ गया, r³। तो इसकी जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ r³। ऑलराइट, बाकी सब एज इट इज़ हमारे पास में टर्म्स है। तो इक्वेटोरियल फील्ड के कारण हमारे पास में जो इक्वेटोरियल फील्ड आई है, इक्वेटोरियल फील्ड वो है 1/4π P/r³ और -p। वहाँ कितनी आई थी, वहाँ हमारे पास में फॉर r ग्रेटर देन a, वहाँ यानी एक्सियल पॉइंट पे, तो वो हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, दैट वाज इक्वल टू 1/4π और 2 टाइम्स ऑफ P/r³ आया था, याद होगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ P था। पर यहाँ कितना है, यहाँ 2 आगे नहीं है, यानी 1 × P है, वहाँ पर कितना था, 2 × P था। ये बात याद रखनी है। बाकी एज इट इज़ वो की वही इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, पर एक और डिफरेंस है, वो है -p का। वहाँ आपके पास में +p था एक्सियल एक्सिस पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं ऑल्टरनेट मेथड, इसको फाइंड आउट करने का। ऑल्टरनेट मेथड देखिए, ये तो हुआ एक मेथड, उसके बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक और मेथड, दूसरा ऑल्टरनेट मेथड जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, ये मेथड भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। तो देखो बच्चों, ऑल्टरनेट मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं ताकि आपको डायग्राम प्रॉपरली दिखाई दे। ओके, तो वापस हमने एक डाइपोल बनाया है और इस पॉइंट P पे, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, जो अभी हमने मेथड देखा था उसके अलावा दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा इजी मेथड है तो आपको अच्छा लगेगा। इसको समझ लीजिए क्या हो रहा है। अभी तक हमने ये समझ लिया था कि -q किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ओके, +q कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये इसको पुल कर रहा है, ये प्लस है तो ये इसको पुश कर रहा है। तो इन दोनों की डायरेक्शन आपको पता है कि आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की डायरेक्शन ये है और माइनस क्यू की डायरेक्शन ये है। इनका जो रिजल्टेंट है वो आपको इक्वेटोरियल डायरेक्शन देता है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, है ना, इक्वेटोरियल फील्ड के मैग्नीट्यूड के। तो उसके लिए ये डायग्राम समझें आप। तो देखो इधर ध्यान से, ये जो ई क्यू आपका प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए इसको मैंने एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है आपको पता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर ये मेरा प्लस क्यू है, अगर ये मेरा प्लस क्यू है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। सो अगर ये है आपका प्लस क्यू, ई प्लस क्यू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन बाय, अगर ये एंगल थीटा है तो इट इज गिवन बाय ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट में ई प्लस क्यू साइन थीटा आ जाता है। क्या आता है? ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो ये होता है इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, तो वही इसमें बनाया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं ई माइनस क्यू को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये थीटा है, और दूसरा वर्टिकल। ओके, सो मेरे पास आ जाते हैं ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने देखा था द मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस क्यू कितना होगा, ई प्लस क्यू यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो है के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ए पी कितना है? ए पी है यहाँ बी पी लिखेंगे क्योंकि यहाँ बी है, तो आप लोग अपने डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ये बी पी स्क्वायर है। ओके, सो बी पी स्क्वायर कितना है? वैल्यूज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपने वैल्यू लिख ली। दूसरी बात, इसी तरीके से ई माइनस क्यू के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपके पास में कितना आएगा? यहाँ आपको क्या लिखना है? ए, तो इतना सा आप चेंज कर लेंगे लिखते वक्त। ये है बी पी स्क्वायर, ये है ए पी स्क्वायर। फाइनली दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सेम आई है, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस क्यू इज सेम एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू। ये आपको याद रखना है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस क्यू, ये मैं करेक्शन यहाँ कर देता हूँ, इज सेम एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ई माइनस क्यू, ये ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। फाइनली साइन थीटा, थीटा भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास में ये कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया इस कंपोनेंट से ना, दो कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो फाइनली दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचते हैं। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये किस कारण आ रही है? ई प्लस क्यू के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण और ई माइनस क्यू के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। तो मैं इसको ऐसा बोल दूं कि जो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द, दोनों में से एक की, क्योंकि दोनों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू सेम है, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मेरे पास में फाइनली आंसर क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यही डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सो टोटल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, तो फाइनली मेरे पास में आ गया 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाती है? ई क्यू की वैल्यू आपने पुट किया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पर है, तो 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा आपको पता है ए अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? 2qa क्या हो जाएगा? वापस देखिए, 2q और a,
इनकी जगह पे मैं लिख दूंगा P, क्योंकि P इज इक्वल टू 2QA, इजंट इट? सो यहाँ आ गया मेरे पास में P। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का अभी मैंने बताया इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो माइनस P की डायरेक्शन में एक्ट करेगा डाइपोल मोमेंट। सो फाइनली मेरे पास में वही सब आ जाता है जो मैंने इससे पहले पिछले वाले केस में पढ़ा था। तो ये दोनों सेम है। R की वैल्यू जब आप बहुत ज़्यादा लोगे तो अगेन इट विल कम आउट टू बी 1/r³। सो अगेन स्पेशल केस है, याद रखना है कि स्पेशल केस का मतलब क्या है कि a² को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो एज कम्पेयर टू r²। तो फाइनली मेरे पास में जो इक्वेटोरियल के केस में भी आ जाता है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है और रिजल्ट है, ठीक है। इससे हमको क्या मिल जाता है, इससे हमको ये मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू अ पॉइंट चार्ज, जहाँ ये किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r² के। सो पॉइंट चार्ज में 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, पर एक डाइपोल के केस में ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं डाइपोल से। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है कुछ डिफरेंसेस। अभी इन दोनों को हमने स्टडी कर लिया था तो अब हम इनके डिफरेंसेस बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिफरेंस क्या हैं? दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनका आपका कि ये होते कितने हैं। तो ई एक्सियल कितना था, 2 टाइम्स ऑफ PR/r² माइनस a² माइनस आया था नीचे का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है डिफरेंस, P आया और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, r² प्लस a² होल रेज टू 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन P में है और इसकी डायरेक्शन किस में, माइनस P में। तो फर्स्ट तो डिफरेंस हो गया, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड डिफरेंस की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों को इसकी डायरेक्शन के ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है कि इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ P। तो ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ चल रही है ना, यही थी। ये मेरी डायरेक्शन क्या है, P की। तो इस एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P की डायरेक्शन में एक्ट करती है, पर इन केस ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस उसमें जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है माइनस P, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ऑलराइट, आगे के पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। क्या होगा जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू A? तो उस केस में हमने देखा था हमारे पास में आया था 2P/r³, और यहाँ कितना आता है, P/r³। यानी एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डिस्टेंस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा है ना, तो इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि मेरे पास में एक डाइपोल है यहाँ इतने डिस्टेंस पर एक्सिस पे, तो ये हो गई R डिस्टेंस पे, इसको मैंने मान लिया एक्सिस। ओके, ये है एक्सिस। अब यहाँ से भी R डिस्टेंस ले ली इक्वेटोरियल प्लेन पे, और ये आ गया मेरा पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कहाँ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कहाँ ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी आपके एक्सिस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point P which is at the same distance as compared to the point P equatorial from the center, in that case the electric field on the equatorial axis is less as compared to that of the electric field on the axial axis। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, ये हमारी वीक रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। तो ये थर्ड पॉइंट वाला रिजल्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट उसको क्वांटिफाई करता है। तो कैसे करता है, कितनी ज़्यादा है, 2 टाइम्स दैट ऑफ इक्वेटोरियल। तो
इसकी डबल होगी। तो कितनी होगी? उसकी डबल। तो अभी हमने जो पॉइंट्स देखे थे, ये जो 2 पॉइंट्स देखे थे और यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया था P, जो कि सेम डिस्टेंस पे यहाँ इस पॉइंट P डैश के बराबर हो, तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो ये जो P है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डबल होती है एज़ कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो बच्चों इस तरीके से ये इसके डिफरेंसेस हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से हमने डाइपोल मोमेंट के और डाइपोल के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आज देख ली हैं, जिसका एक है आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, और दूसरा है आपका एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।